जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा, 3 दिवसीय भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री से वार्ता है इनकी, और इसी समय इन्होंने 18वीं एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन का भी पार्टिसिपेट किया है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। रानी रामपाल, जिनका जर्सी नंबर 28 है, हॉकी महिला पूर्व कप्तान है, भारतीय हॉकी की पूर्व कप्तान, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। इनके जर्सी नंबर 28 को भी हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है इनको 2020 में, और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है 2020 में ही। दोनों ही पुरस्कार 2020 में ही मिला है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली हॉकी स्टेडियम को इनके ही नाम पर रख दिया। रानी रामपाल के नाम पर ही हॉकी रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली, यानी कि हॉकी स्टेडियम किसी महिला हॉकी के नाम पर होने वाला, ये पहली महिला भी है। रानी रामपाल हॉकी महिला प्लेयर ने घोषणा की, संन्यास की घोषणा की है। तो एक बार समझ लेते हैं 2024 में किन्होंने घोषणा की है, संन्यास लिया है। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट प्लेयर है, इन्होंने भी घोषणा की है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट कुश्ती प्लेयर है, महिला प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। PR श्रीजेश हॉकी प्लेयर हैं, जिनका जर्सी नंबर 16, इनके जर्सी नंबर को भी रिटायर कर दिया गया, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, इन्होंने भी संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। बी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और यह 3 क्रिकेटर, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, तीनों का संबंध क्रिकेट से है, तीनों ने ही संन्यास लिया है 2024 में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत का पहला टाइफाइड वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। मंजूरी दी गई टाइफाइड वैक्सीन की। तो वैक्सीन का नाम क्या है? ZY-TCV वैक्सीन। ये भारत द्वारा निर्मित है। इसको पहली वैक्सीन है टाइफाइड की भारत द्वारा, जिसकी मंजूरी WHO ने दी है। तो टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सेल्मोनिया टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करता है? तो शरीर के आंत को, यानी कि इंटेस्टाइन को यह प्रभावित करता है टाइफाइड। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजन किया जाएगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में। कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार सहयोगी देश किसे बनाया गया है? तो तंजानिया को, अफ्रीकी देश तंजानिया को सहयोगी देश बनाया गया है। सिम्बेक्स अभ्यास 2024, सिम्बेक्स अभ्यास 2024 भारत और सिंगापुर के बीच 31वां एडिशन, 31वां संस्करण है। 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 के बीच यह अभ्यास होगा। यह किस तरह का अभ्यास है? तो नौसैनिक का अभ्यास है। इसमें 2 चरण में, 2 फेज में यह अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास जो है होगा विशाखापत्तनम में, जिसे कि बंदरगाह चरण कहा गया है। सेकेंड फेज का जो अभ्यास होगा बंगाल की खाड़ी में, जिसे कि समुद्री चरण कहा गया है। और उसी तरह से हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। तो नसीम अल बहर भी 2 फेज में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें भी बंदरगाह चरण और समुद्र चरण था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नसीम अल बहर जो कि 2 फेज में हुआ था 13 से 18 अक्टूबर तक 2024 में ही, भारत और ओमान के बीच। इसमें भी जो पहला चरण का नाम रखा गया था बंदरगाह चरण, और दूसरे चरण का समुद्र चरण नाम रखा गया था। तो यहाँ दोनों जो नाम है, समुद्र चरण और बंदरगाह चरण, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों जो हैं, ये पहला है नसीम अल बहर, यह नौसैनिक अभ्यास है। उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है, यह वायुसैनिक अभ्यास है भारत और अमन के बीच, भारत और ओमान के बीच। और अल नजा अभ्यास, यह एक आर्मी अभ्यास है, यानी कि थल सेना अभ्यास है। यह अल नजा अभ्यास भारतीय सेना और ओमान की सेना के बीच, ये तीनों है जो भारत और ओमान के बीच की सैनिक अभ्यास है। प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ किया गया है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया है। सऊदी अरब का करेंसी क्या है? रियाल है करेंसी। और थीम क्या रखी गई है प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन का? क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो भारत के क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं?
क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं? पहले कितने थे? पहले 6 थे। अभी हाल में ही 5 नए घोषित किए गए हैं 2024 में। तो 11 हो गए हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस भारत के। कौन कौन से हैं? कौन कौन सी नई घोषणा हुई, उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। 5 जो है नई जो घोषणा हुई है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और आसामी। इन 5 भाषाओं को नई क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और पहले से कौन कौन सी थी? तो पहले से थी तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरी संस्कृत, जिसे कि 2005 में दर्जा दिया गया। और तीसरी थी कन्नड़ और चौथी थी तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में दर्जा दिया गया सांस्कृतिक भाषा का। अब 5वां था मलयालम, जिसे कि 2013 में। और छठा था लास्ट 2014 में इनको उड़िया को दर्जा दिया गया था सांस्कृतिक भाषा का। तो पहले 6 थी और अभी 5 शामिल हो गई हैं, तो 11 टोटल शास्त्रीय भाषाएं भारत की 11 हो गई हैं। कमेंट में एक बार बताइए कि शास्त्रीय भाषाएं तो 11 हैं, तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, क्लासिकल डांसेस कितने हैं भारत के, कौन कौन से हैं और कितने हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अभी ये इसकी राशि जो ऋण राशि है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख ऋण राशि कर दी गई है। यह 3 श्रेणियों में ऋण दी जाती है, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। तीनों ही श्रेणियों में ऋण राशि जो अलग अलग होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए फाइनेंस डायरेक्टर बन गए हैं वारेण्य सेनापति। ये पुरुष हैं, वारेण्य सेनापति। और अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत की 14वीं महारत्न कंपनी भी बनी है। ये किसका निर्माण करती है? एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के इंजन, एयर स्पेस, इस का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रदूषित मूसी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो मूसी नदी कहाँ है? मूसी नदी तेलंगाना में स्थित है और मूसी नदी के किनारे ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। इसको दक्षिण कोरिया की एक नदी है हान नदी, जिसे कि दक्षिण कोरिया में चियोंग ग्यानओन भी कहा जाता है। यह सियोल में है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहीं ही स्थित यह नदी। वहाँ इस नदी को भी प्रदूषित नदी थी, दक्षिण कोरिया की प्रदूषित नदी थी, उस नदी को पुनरुद्धार किया गया है। तो हान नदी के तर्ज पर ही मूसी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा, सफाई किया जाएगा। तो मूसी नदी तेलंगाना के विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है और मूसी नदी पर ही उस्मान सागर डैम और हिमायत सागर डैम स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी भी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। की बात हुई है तो और थोड़ा समझ लेते हैं कि कृष्णा नदी तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के ताल कावेरी से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा भी इस कावेरी नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक से ही जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से सोन नदी, जोहिल नदी भी निकलती है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यानी कि महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तापी नदी सतपुड़ा से निकलती है। नदियों से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, कौन सी नदियाँ घाटी बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती ये नदियाँ एस्चुरी बनाती, यानी कि ये नदियाँ चारों ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।